हेलो दोस्तों, मैं सचिन पटेल सचिन नर्सिंग एजुकेशन के इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जब हमने हमारे चैनल की शुरुआत की थी तो शुरुआत में हमने वाइटल साइन की कुछ क्लासेस अपलोड की थी। तो आज हमारी जो वाइटल साइन की क्लास है वो है ब्लड प्रेशर। इस क्लास के थ्रू हम हमारा पूरा वाइटल साइन का टॉपिक खत्म कर देंगे। तो जो लास्ट टाइप था हमारा वाइटल साइन का वो था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रेशर एग्जर्ट ऑन आर्टरी बाय ब्लड विद द हेल्प ऑफ हार्ट। अगर इसको हिंदी में मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है कि अपने हृदय की सहायता से, ठीक है, हृदय की सहायता से रक्त के द्वारा जो धमनियों पर दबाव डाला जाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चेंबर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले चेंबर्स को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले चेंबर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, और दोनों राइट और लेफ्ट में सेपरेट रहते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। तो जब ये ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है तो उस दौरान जो इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा जो हमारी धमनियां हैं, जो हमारी आर्टरीज है, पल्स है, उन पर जो दबाव लगाया जाता है ब्लड के द्वारा उसको ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और वो दबाव कितना होता है तो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80 mm/Hg, ठीक है। ये mm/Hg में ही 120/80 ये mm/Hg में ही। अगर हम इसे ही किलो पास्कल में कन्वर्ट करें तो किलो पास्कल में ये ब्लड प्रेशर हमारा बनता है 16/11। किलो पास्कल में ये ब्लड प्रेशर है हमारा 16/11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आपको पता ही है कि 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, मतलब कि ब्लड जा रहा है, 120 की स्पीड से जा रहा है ब्लड। और जो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो 80 की स्पीड से हमारा ब्लड वापस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, ठीक है। उसके बाद में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? हायर प्रेशर ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस दौरान जो ब्लड का हायर प्रेशर होता है 120, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी सेकंड है डायस्टोलिक प्रेशर। अब डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जो 80 मैंने आपको बताया था ये है डायस्टोलिक प्रेशर। तो क्या होता है? लो प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मतलब कि जब हमारा हार्ट का जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो रिलैक्स करता है, ठीक है। रिलैक्स मतलब रिलैक्स होता है वो, तो उस दौरान जो प्रेशर आता है वो होता है 80, ठीक है, 80 mm/Hg। और ये इस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये तो हो गई हमारी सिंपल बातें। इसके बाद में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसको हम स्फेग्मोमेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसका मैंने इक्विपमेंट की क्लासेस में इमेज में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर। उसके बाद में पल्स प्रेशर भी मैंने आपको बता दिया था एक शॉर्ट वीडियो में। पल्स प्रेशर क्या होता है? अगर सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को माइनस कर दिया जाए तो हमारा पल्स प्रेशर निकल के आ जाता है। हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mm/Hg। डायस्टोलिक होता है हमारा 80। अगर 120 में से 80 को माइनस करेंगे तो 40 mm/Hg आ जाएगा। ये होता है हमारा पल्स प्रेशर, ठीक है। इसके आगे हम कुछ फॉर्मूलास और देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पीडीएफ वगैरह अभी डल नहीं पा रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अभी हम देखते हैं आगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब ये मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मैप, ठीक है। ये मैप नहीं, ये नक्शा, ये मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को निकाल सकते हैं, और ये हम निकालते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर के थ्रू, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि नर्सिंग में मैथ्स के सवाल कैसे आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अवॉइड मत कीजिएगा, ठीक है। अब जो मैप है इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है? 120/80, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? सिस्टोलिक की जगह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रख देना है, डायस्टोलिक की जगह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रख देना है, और वैसा का वैसा ही फॉर्मूला के थ्रू हमें सूत्र में जमा के और हल कर देना है। तो सिस्टोलिक कितना है हमारा? 120, ठीक है। हम करते हैं इसको सोल्व। सिस्टोलिक की जगह हम रख देंगे 120। हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? इसको ब्रैकेट के अंदर ही हम सॉल्व करेंगे। डायस्टोलिक है हमारा 80, ठीक है, इनटू हम 2 करेंगे और अपॉन 3। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले हम जब कोई भी फॉर्मूले में रख के कोई भी संख्या को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है? डायस्टोलिक इंटू 2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 80 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 160/3। जब हम 160 में 120 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा?
यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हम 2/3। अब 3 से हम 280 में भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27, 3। ये हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर निकल के आता है। ठीक है, बहुत बार यहाँ पे 3 की जगह 4 भी लिखा रहता है, लेकिन ये हम मतलब एवरेज रीडिंग मान सकते हैं। ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा थोड़ा। ये हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर। बस आपको कुछ भी दे रखें, जैसे मैंने बोला था आपको पल्स प्रेशर कैसे निकालना रहता है, वैसे ही इसको भी हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 130/90 दे रखे या कुछ भी कोई भी संख्या दे रखे, बस आपको क्या करना है, सिस्टोलिक की जगह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिख देना है, डायस्टोलिक की जगह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिख देना है, अपॉन 3 कर देना है। डायस्टोलिक को आपको 2 से माइनस करना है और आपका मैप निकल आएगा। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को मेजर किस तरह से किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का सही तरीका क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जस्ट 2.5 सेंटीमीटर अबव एंटीक्यूबाइडल फोसा, मतलब कि जो बीपी कफ होता है हमारा, उसको हमें कहाँ बांधना है, एंटीक्यूबाइडल फोसा के सिर्फ के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर अबव, मतलब ऊपर बांधना है। ठीक है, उसके बाद में कफ इन्फ्लेशन रेडियल आर्टरी एब्सेंट, मतलब हमें कफ को इन्फ्लेक्ट करना है। ठीक है, बीपी कफ को हम इन्फ्लेक्ट करेंगे और जब तक करेंगे जब तक कि रेडियल आर्टरी एब्सेंट नहीं हो जाती। जब रेडियल आर्टरी एब्सेंट हो जाती है उसके सिर्फ हमको 20 mm ऑफ Hg ही ज्यादा कफ को इन्फ्लेक्ट करना होता है। ठीक है, जब हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारी एब्सेंट हो जाती है रेडियल आर्टरी तो हम फिर भी ज्यादा ही कफ को इन्फ्लेक्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि जो पेशेंट होता है उसके हाथों में जहां भी हमने कफ को बांधा हुआ है वहां पे नमनेस आ सकती है। तो ध्यान रखना है कि जब रेडियल आर्टरी एब्सेंट हो जाए तो बस 20 mm ऑफ Hg ही हमें कफ को इन्फ्लेशन करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन करने के बाद में क्या करेंगे, जब हमारी रेडियल आर्टरी एब्सेंट हो जाती है उसके बाद में 20 mm ऑफ Hg हमने और इन्फ्लेशन कर दिया, फिर हम कफ के जो वाल्व होता है उसको लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक करने के बाद में हम लेंगे स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप लेने के बाद में हम उसको रखेंगे हमारी ब्रेकियल आर्टरी पर। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे जो हमारा वाल्व होता है उसको डिफ्लेक्ट करेंगे, डिफ्लेक्टिंग वाल्व, और जो हमें डिफ्लेक्ट करने के बाद में जो हमें पहला साउंड सुनाई देता है, ठीक है, हमने लॉक कर दिया, उसके बाद में हम डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं एयर को। हम एयर को जब रिलीज करते हैं धीरे धीरे तो हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देता है, वो सिस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। सिस्टोलिक प्रेशर को हम कोरकोफ साउंड भी कहते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ही कोरकोफ साउंड कहते हैं, जो पहला साउंड आता है उसे हम कोरकोफ साउंड कहते हैं। उसके बाद में हम जब रिलीज करते जाते हैं तो हमारा जो ये साउंड है वो एब्सेंट हो जाता है। तो जब कोरकोफ साउंड एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एब्सेंट कोरकोफ साउंड डायस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। ठीक है, जब हमें आवाज आती है स्टेथोस्कोप से तो हमारा जो फर्स्ट साउंड होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है, और जब हमारी एब्सेंट हो जाती है आवाज तो वो डायस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है और उसे फिफ्थ कोरकोफ साउंड कहते हैं। ठीक है, इसे भी फिफ्थ कोरकोफ साउंड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बीपी कप का साइज क्या होना चाहिए। तो हम बीपी कप का साइज देखते हैं। यहाँ पे हम अडल्ट का हमने लिखा हुआ है, तो अडल्ट में बीपी कप का साइज होना चाहिए कि जो विड्थ होनी चाहिए आर्म सर्कमफ्रेंस की, तो वो होनी चाहिए 13 सेंटीमीटर, और जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आप लिख लीजिएगा। विड्थ होनी चाहिए 13 सेंटीमीटर और लेंथ होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। मतलब कि जो विड्थ होती है वो 40% होती है और जो लेंथ होती है वो 80% होती है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड प्रेशर को लेते टाइम हमें और भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना हमारी जो रीडिंग आती है वो गलत आ सकती है। तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई जिसका हम ब्लड प्रेशर ले रहे हैं वो रनिंग करके आया है या कुछ एक्सरसाइज करके आया है या कहीं से भाग के आया है या उसकी मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो उसने करी है, फिजिकल वर्क किया है, तो हमें उसको 5 से 10 मिनट रेस्ट करने को बोलना है। उसके बाद में ही हमें उसका ब्लड प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, वरना हमारी रीडिंग थोड़ी गलत आती है। उसके बाद में अगर पेशेंट ने स्मोकिंग की है, अगर उसने सुट्टा मारा है, सिगरेट वगैरह पी है, बीड़ी पी है, स्मोक किया है, तो हमें उसे 25 से 30 मिनट वेट कराना है। उसके बाद में ही हमें उसका ब्लड प्रेशर मेजर करना है। अगर पेशेंट स्ट्रेस में है, उसे किसी तरह की एंजाइटी और टेंशन में है, तो भी हमें उसको रिलैक्स होने को बोलना है, उसको रिलैक्स करना है, उसको बैठाना है आराम से। उसके बाद में हमें उसका ब्लड प्रेशर मेजर करना है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर इन सब बातों का हम ध्यान नहीं रखते तो हमारी रीडिंग गलत आती है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं आगे।
दोस्तों हमारी जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो ठीक आए, सही आए, इसके लिए जरूरी है कि ब्लड प्रेशर को ठीक से मेजर किया जाए। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हम कर देते हैं ब्लड प्रेशर लेते टाइम, जिससे हमारी जो रीडिंग है वो या तो बढ़ी हुई आ सकती है या घटी हुई आ सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हैंड बिलो हार्ट, जो हमारा हाथ होता है अगर हार्ट से नीचे की तरफ है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ आ सकता है। स्मॉल कफ, ठीक है, जो कफ का साइज होता है वो अगर छोटा है, स्मॉल है, नेरो कफ है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। लूज कफ, अगर जो कफ है वो ढीला है तो भी जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ आता है। जो ब्लड प्रेशर लेने का आइडियल तरीका होता है कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाए और उसका जो हाथ होता है वो हार्ट लेवल पर होना चाहिए, तब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक आता है, उसकी रीडिंग ठीक आती है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो लो ब्लड प्रेशर आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो हैंड अबो हार्ट लेवल, अगर जो हाथ है वो हार्ट से ऊपर की तरफ है, अबो लेवल पे है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम आता है। बिग कफ, अगर जो कफ का साइज है वो बड़ा है तो ब्लड प्रेशर कम आता है। टाइट कफ, अगर जो कफ का साइज है वो टाइट है, ठीक है, ज्यादा टाइट हमने बांध दिया है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो आता है, कम आता है। ठीक है, उसके बाद में जो फास्ट डिफ्लिकेशन, अगर हम जल्दी जल्दी डिफ्लेक्ट कर देते हैं कफ को तो भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझना है। जो हमारा ब्लड प्रेशर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ब्लड प्रेशर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। हमारी जो वाइटल साइन की हमने जो बात करी थी उसमें हमने टेम्परेचर पढ़ा था, पल्स पढ़ा था, रिस्पायरेशन पढ़ा था और जो लास्ट टॉपिक था ब्लड प्रेशर, उसको भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ हम एक और टॉपिक आज इंक्लूड करने वाले हैं, वाइटल साइन में ही इंक्लूड रहेगा ये टॉपिक, और वो टॉपिक रहेगा हमारा पेन, क्योंकि पेन से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं। एक और चीज आप ब्लड प्रेशर में लिख लीजिएगा, एक टर्म निकल के आती है फोकोमेलिया। फोकोमेलिया क्या होता है, जैसे जो हमारे हाथ होते हैं और जो पैर होते हैं उनको हम लिम्स बोलते हैं। हाथ होते हैं जो अपर लिम्स होते हैं, पैर होते हैं जो लोअर लिम्स होते हैं। और अगर ये दोनों ही एब्सेंट हो जाएं, ठीक है, अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको मिले कि जिसको ना हाथ है ना पैर है, दोनों हाथ भी नहीं है दोनों पैर भी नहीं है, ठीक है, एब्सेंट ऑफ लिम्स, एब्सेंट ऑफ लिम्स, अगर उसके हाथ पैर ही नहीं होंगे तो आप कैसे ब्लड प्रेशर लेंगे? ठीक है, अगर उसके हाथ पैर नहीं है तो ब्लड प्रेशर लेने का तरीका क्या होगा? ठीक है, ऐसे पेशेंट को हम फोकोमेलिया टर्म से इंडिकेट करते हैं। तो अगर उसके हाथ पैर नहीं है तो हम उसकी सोनोग्राफी करते हैं। ठीक है, सोनोग्राफी के थ्रू उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा पेन के बारे में पढ़ लेते हैं, छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा पेन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नया टॉपिक है वो है पेन। हम पेन के बारे में पढ़ते हैं। पेन क्या होता है? इज ए सेंसरी परसेप्शन नॉट एक्सेप्टेबल। यह एक सेंसरी परसेप्शन है। हमारे जो सेंसरी परसेप्शन होते हैं, टच, पेन, टेम्परेचर, ये हमारे सेंसरी परसेप्शन होते हैं। तो पेन भी एक सेंसरी परसेप्शन है, नॉन एक्सेप्टेबल। ये नॉन एक्सेप्टेबल होता है, किसी को पसंद नहीं होता है दर्द। ठीक है, दर्द आपको भी पसंद नहीं होगा ना और किसी को पसंद होता है। ठीक है, तो ये एक नॉन एक्सेप्टेबल परसेप्शन होता है। इसके लिए दो स्केल यूज की जाती है पेन को मेजर करने के लिए, जिसमें जो पहली स्केल होती है वो होती है न्यूमेरिकल स्केल और एक होती है फेशियल एक्सप्रेशन स्केल। जो न्यूमेरिकल स्केल होती है इसमें 0 से 10 तक की मार्किंग होती है, जिसमें जीरो होता है वहां पर तो पेन नहीं होता, नो पेन होता है। पर अगर 1 से 3 तक अगर मार्किंग आती है न्यूमेरिकल स्केल में तो माइल्ड पेन। ठीक है, उसके बाद में अगर 4 से 6 तक उसकी रीडिंग आ रही है तो मॉडरेट पेन है, और अगर 7 से 10 तक रीडिंग आ रही है तो सीवियर पेन है। ठीक है, पेन सीवियर है। उसके बाद में जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन स्केल होती है, इसका यूज मोस्टली बच्चों में किया जाता है, क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते पेन कितना क्या हो रहा है, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि इसका पेन कितना हाई है, कितना इसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है। उसके बाद में हम एक और पेन के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन क्या होता है कि प्रॉब्लम इन ऑर्गन एंड पेन इज अदर बॉडी पार्ट, कि प्रॉब्लम तो ऑर्गन में है और दर्द कहीं और ही हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम अंदर है और दर्द आपको कहीं और हो रहा है, आपका हाथ दुख रहा है, कंधे दुख रहे हैं, तो इस तरह के पेन को रेडिएटिंग पेन बोला जाता है। मतलब जहां पर प्रॉब्लम है वहां दर्द नहीं हो रहा, दर्द कहीं और ही हो रहा है। ठीक है, तो उसे रेडिएटिंग पेन कहते हैं। एक और टाइप होता है पेन का, उसे हम बोलते हैं लोकेशन के टाइप पर, अकॉर्डिंग टू लोकेशन।
जैसे आपको पता है कि पेन कहाँ हो रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, लेग में दर्द हो रहा है, आपके स्टोमक पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो इस तरह के पेन को जहाँ की आपको लोकेशन पता है कि पेन कहाँ हो रहा है, तो ऐसे पेन को हम अकॉर्डिंग टू लोकेशन के उससे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो ये पेन है इनके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन यूज की जाती है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पेन के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाइयों का यूज किया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे ओपोइड्स। ओपोइड्स क्या होती है, ये नार्कोटिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। ओपोइड्स मेडिसिन से क्या है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये सप्रेस हो जाता है। ओपोइड्स नॉर्मली पेशेंट को नहीं दी जाती, ऐसे ही पेशेंट को दी जाती है जो ज्यादा ही पेन से सफर कर रहा है, नॉर्मल मेडिसिन से उसका इलाज नहीं कर पा रहे हम, तो उसको ओपोइड्स दिया जाता है। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं मॉर्फिन, कोडीन, फेंटानिल, ट्रामाडोल। ट्रामाडोल तो बहुत ज्यादा ही कॉमन एग्जाम्पल है, ओपोइड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो एनसेट्स होती है, एनसेट्स नॉर्मल मेडिसिन होती है जिनका नॉर्मल पेन के लिए दी जाती है ये मेडिसिन। एनसेट्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है वो होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपने भी सुना होगा, नॉर्मल एग्जांपल है। एक और एग्जांपल होता है इसका आइबुप्रोफेन। ठीक है, ये भी एक एनाल्जेसिक ही है, ये दोनों एनाल्जेसिक्स के लिए यूज में की जाती है। आपको बस ओपोइड्स और एनसेट्स में डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। जो हमारे ब्लड प्रेशर था और पेन था, ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको फिर भी इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए क्योंकि पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाती है। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें सचिन नर्सिंग एजुकेशन के साथ।